नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेशर्स जो होते हैं उनको नोटिफिकेशन आने के बाद ही चीज़ों के बारे में पता लगता है। वो चीज़ों को सुन जान समझ रहे होते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फॉर्म आ गया है तो प्री की तैयारी कैसे करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि तैयारी करते हुए कुछ छूट जाए। एक बात देखो, मैं यहाँ पहले क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल जो सालों से तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नोटिफिकेशन देखने के बाद या चीज़ों को जानने समझने के बाद, सुनने के बाद में लगता है कि हाँ, परीक्षा दी जानी चाहिए या तैयारी की जानी चाहिए। लेकिन इस दौरान शुरुआत में लोग परेशान होते हैं कि मार्गदर्शन कैसे मिले, कैसे पता लगे कि क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे कि मैं आज सुबह का ही आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे पास अर्ली मॉर्निंग मैसेज आया और मैसेज करके किसी ने मुझसे कहा कि सर एक बार सिलेबस बता दीजिए, सब्जेक्ट बता दीजिए क्या क्या रहता है। तो फिर उसके साथ मैंने चीज़ें शेयर की। तो काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल नई नई शुरुआत करना चाहते हैं और कोई बुराई नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कहूँगा काफ़ी गलत है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, इसमें कोई बुराई नहीं है। करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए और आगे बढ़िए, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो इस दौरान अब लोग ना कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस किस प्रकार से होती है परीक्षा। यह परीक्षा सभी को पता है कि साल भर चलने वाली परीक्षा है और कैसे कैसे परीक्षा होती है, कहाँ कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस आधार पर मुख्य परीक्षा होती है, क्या क्या सब्जेक्ट है उसके अंदर, या पेपर किस प्रकार से होते हैं, कितने अंक होते हैं, कैसे मेरिट बनती है। और उसके बाद फिलहाल जिसको हम लोग जनरली इंटरव्यू कह देते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसके बारे में, और किस आधार पर लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, या यूपीएससी रेशो क्या रखता है। बहुत सारी चीज़ें डाउट में रहती है ना लोगों के। तो हर एक बात हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आपको बताता हूं मैं कि कैसा रहता है एग्जाम का पैटर्न। और शुरुआत में सबके मन में डाउट रहता है कि अब की बार 15 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है, 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो किस आधार पर प्री की कट ऑफ तैयार की जाती है, कितने लोगों का चयन किया जाता है मुख्य परीक्षा लिखने के लिए, प्रधान परीक्षा लिखने के लिए, हर एक बात हम लोग अभी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पर। तो यह जो परीक्षा होती है, देखिए सबको पता है कि 3 चरणों में होती है, नहीं पता तो समझ लीजिए चीजें। देखिए, इसका जो पहला चरण होता है सभी के लिए होता है, इसको हम कहते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं और विशेषज्ञ इसको कहते हैं कि ये छठवीं परीक्षा है। अब लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन इस बार के लिए वैकेंसी कितनी है? आयोग ने कहा कि वर्ष 2024 के लिए हम जितने लोगों को चयन करेंगे उनकी संख्या रहेगी 1056। बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर्म तो लाखों आएंगे। तो इसलिए ना विशेषज्ञ इसको कहते हैं छठवीं परीक्षा। जो लोग सीरियस नहीं हैं, नए नए हैं, तुरंत उठ के आ गए हैं, चीजों को ठीक से नहीं पढ़ा, अवेयर नहीं है चीजों के बारे में ठीक से, तो उन लोग को सिर्फ हटाने के लिए, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को हटाने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा जो होती है, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, दोनों ही होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप। एक तो क्वालिफाइंग ही होता है सीसेट, जो कट ऑफ बनती है वह जीएस1 के आधार पर बनती है, अभी बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरा चरण होता है वह होता है मेंस का, प्रधान या मुख्य परीक्षा इसको कह देते हैं। अब मेंस की खास बात यह है कि आपको यहां पर देनी है 9 परीक्षाएं। 9 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाएं क्वालिफाइंग है और दोनों लैंग्वेज की हैं। इसके अलावा बची हुई जो 7 परीक्षाएं हैं, उन 7 परीक्षाओं के आधार पर डिसाइड होता है कि आपकी क्या रैंक बनने वाली है, आप किन किस प्रकार से आगे सर्विस करने वाले हैं, क्या रहेगी स्थिति। वह 7 परीक्षाएं निर्धारित करती हैं। कौन कौन सी है बताऊंगा अभी। उसके बाद अंत में होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट और मेंस की वह 7 परीक्षाएं मिलकर के निर्धारित करती हैं आपकी रैंक क्या बनेगी, और रैंक के आधार पर पता चलता है कि आपको कौन सी सर्विस एग्जैक्टली मिलने वाली है। तो यह 3 चरणों की होती है पूरी की पूरी परीक्षा। लास्ट में पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा आपका। तीनों को समझते हैं, कहां कहां पर क्या क्या खास है आप लोग के लिए, कैसी कैसी स्थिति है, आगे हम लोग चीजों को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जो आयोग कहता है वह कहता है कि यहां पर 2 परीक्षाएं होंगी, और ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों परीक्षा जो है या दोनों जो प्रश्न पत्र हैं वो अनिवार्य हैं, यानी कि आपको दोनों ही पेपर में बैठना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि जीएस पेपर 2 जो होता है, जीएस2 को हम लोग क्या कह देते हैं सामान्य भाषा में, सीसेट कह देते हैं। तो यही स्थिति कि सीसेट होता क्वालिफाइंग है, मात्र 33% आपको यहाँ पर लाने होते हैं। तो ये सोचें कि क्वालिफाइंग है, छोड़ दो, जीएस1 मेन है, कट ऑफ इसके आधार पर बनती है तो वही देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आयोग ने प्रॉपर क्लियर किया हुआ है कि दोनों ही परीक्षा देनी है, दोनों ही अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं, और दोनों के जो अंक हैं वह 200 अंक हैं। प्रश्नों की संख्या अलग अलग होती है, यही मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जीएस1 को देखेंगे, जो सामान्य अध्ययन का होता है पूरा का पूरा प्रश्न पत्र, यहां पर होते 200 अंक हैं, लेकिन 100 प्रश्न आते हैं इसके अंदर। वहीं जो जीएस पेपर 2 सीसेट का है, इसमें आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की होती है हमारी प्रारंभिक परीक्षा। दोनों परीक्षा 2-2 घंटे की होती है। पहले का स्लॉट होता है सुबह 9:30 से
11:30 और दूसरे का स्लॉट रहता है 2:30 से 4:30। ये चल रहा है अभी तक का पैटर्न जो है, ये उसके आधार पर ही सभी चीज़ आपको बता रहा हूं मैं। यही सब चीजें यहाँ पर आयोग ने क्लियर किया हुआ है कि दोनों ही प्रश्न पत्र होंगे बहुविकल्पीय, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ओएमआर आपको मिलेगी, ओएमआर में सर्कल करने होंगे। ओएमआर के लिए जो भी आप लोग को सावधानियां बरतनी है उसकी एक वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। आप लोग चीजों को समझ लीजिए और ओएमआर के अंदर गलतियां मत कीजिएगा, उससे बहुत सारी चीज आपकी खराब हो जाएगी। अब इसके अलावा क्या है, जीएस पेपर 1 का एक प्रॉपर सिलेबस है जहां पर आपको सब पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, साइंस पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। एक अच्छा खासा कंप्लीट सिलेबस है, वह भी मैं आपका डिस्कस करूंगा। जीएस पेपर 2 के अंदर जो भी सिलेबस है, चाहे कॉम्प्रहेंशन की बात हो जाए या फिर आपकी अदर स्किल्स की बात हो, जो भी चीज रहेगी वह भी मैं आपकी क्लियर करूंगा। अभी समझते हैं कि पैटर्न क्या क्या है और कैसे कैसे आयोग चयन करता है अपने लिए जो भी कैंडिडेट्स को चाहिए आने वाली परीक्षाओं के लिए। जीएस पेपर 1 की समझ गए आप, 100 क्वेश्चन आएंगे, कट ऑफ बनेगी इसी के आधार पर। हाँ, कुछ लोग आप चाहते हैं कि पहले से ही आश्वस्त हो जाएं कि सिलेक्शन मेंस के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अभी तक का जो आयोग का पैटर्न कहता है वह कहता है कि अगर आप 55% या इससे ऊपर हैं, अपने इतने अंक लिए हुए हैं, यानी कि आपकी परीक्षा में लगभग 115, 120, 110 तक बन रहा है, तो बहुत अधिक संभावना है कि बिल्कुल आपको बुलाया जाएगा मेंस लिखने के लिए। लेकिन अगर आप बिलो 100 पहुंच जाते हैं तो संभावनाएं ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कट ऑफ हर वर्ष वैरी करता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। जीएस पेपर 2 का जो पेपर होगा आपका प्रीलिम्स में, उसके लिए आयोग क्लियर कहता है कि ये अर्हक पेपर है, यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग है और क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% लाना है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। प्रश्न पत्र जो होता है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार होता है, तो उसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो आप उस भाषा में प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कीजिए और प्रीलिम्स को क्वालिफाई कीजिए। अब यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि सर वैकेंसी तो आपने बताया कि 1056 है, साथ साथ सर आप ये भी बता रहे हो कि लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो इस 1056 सीटों के लिए आगे कितने लोग लड़ेंगे मुख्य परीक्षा में, आप ये तो बताइए। तो देखिए आप लोग समझ लीजिए, आयोग ने पैटर्न फिक्स किया हुआ है। आयोग कहता है कि प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरने की कोई सीमा नहीं है, कितने भी लोग फॉर्म भर सकते हैं, हमने खुली छूट रखी हुई है। लेकिन जितने लोग मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाने का अर्थ है कि वह इस कुल वैकेंसी के लगभग 12 से 13 गुना होंगे। ये आयोग का पैटर्न है और आयोग देखेगा कि 12 से 13 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जहां पे हो गया है, उतने अभ्यर्थियों को लेते हुए कट ऑफ तैयार कर दी जाती है, क्योंकि आगे के लिए भी सिस्टम निर्धारित करना है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें मैसी हो जाए, सिस्टमेटिक रखा जाता है हर एक चीज को और वर्ष भर में पूरी परीक्षा को कंप्लीट भी करवा दिया जाता है बहुत अच्छे से। ये हम वर्ष देखते हुए भी आ ही रहे हैं। तो 1056 सीटों के लिए मेंस में लड़ने जाएंगे 12 से 13 गुना जो अभ्यर्थी होंगे वो। उसके बाद इसमें से कुछ चयनित के होंगे जो साक्षात्कार के लिए जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि सोच रहे हैं मन में भी फिलहाल कि सर सिलेबस क्या है, एक बार सिलेबस भी बता दीजिए। बिल्कुल, सिलेबस आपको डिटेल में बताया जाएगा, प्रीलिम्स का सिलेबस भी आपको डिटेल बताया जाएगा और मेंस का सिलेबस भी डिटेल बताया जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपके साथ में कोताही नहीं बरती जाएगी। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा आगे का पैटर्न क्या रहने वाला है। मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, आप अच्छे अंक ले आए जितने कट ऑफ के लिए चाहिए। अब मेंस में क्या करना है और मेंस में कहां कहां किस किस प्रश्न पत्र के लिए किस किस चीज को ध्यान रखना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो मेंस होने वाला है आपका, कुल होने वाले हैं यहां पर आपके 9 एग्जाम। 9 एग्जाम में सबसे पहले देखते हैं उन 2 एग्जाम्स को जो है लैंग्वेज के। शुरुआत ही लैंग्वेज से ही होगी और ये बात मैं आप लोग को अभी और यहीं पे ही क्लियर कर देता हूं कि अगर आप लोग लैंग्वेज एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होते हैं, आपकी बाकी कॉपियां चेक नहीं की जाएंगी। ये पहले ही आयोग ने क्लियर कर दिया है। प्री से आप यहां पर आ गए, मेंस में सबसे पहले आपसे बोला जाएगा कि लैंग्वेज का पेपर लिखिए। लैंग्वेज में क्या क्या रहेगा, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होता है यह होता है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का। मान लीजिए आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी ले सकते हैं। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में कोई ऐसी भाषा है जो आपके क्षेत्र से, आपके राज्य से जुड़ी हुई है, आप उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, उसी में ही यह लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो फॉर्म फिल करते समय आपसे पूछा जाएगा कि किस इंडियन लैंग्वेज के अंदर आप पेपर देना चाहते हैं। आप वहां पर चूज कर लीजिएगा आपके जो भी लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप यह पेपर देना चाहते हैं। आपसे आयोग वही प्रश्न पत्र में सभी चीजें पूछेगा, उसी भाषा के लिए पूछेगा, हर एक चीज क्लियर कर देगा। वहीं जो दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा वह सबके लिए कॉमन है, अंग्रेजी का। यानी कि यह बात आपको समझ लेनी है कि अपनी क्षेत्रीय भाषा, ये 8वीं अनुसूची की एक भाषा के साथ आपको अंग्रेजी में भी कंफर्टेबल होना जरूरी है। अंग्रेजी के साथ आप कोई भी एहतियात नहीं बरत सकते। जो चीजों की डिमांड है वह समझते जानते हुए आपको आगे ही जाना पड़ेगा पूरी तरह से। अब यहां पर आपको क्या समझना है, यह भी समझ लीजिए खास बात, यह जो दोनों के दोनों प्रश्न पत्र हैं, यह दोनों प्रश्न पत्र होंगे 300 अंकों के।
मेरिट में इसकी कोई भूमिका नहीं है। आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करने हैं और वो क्वालिफाई करने के लिए आपको लेकर आने हैं मात्र 25% अंक। दोनों प्रश्न पत्र लैंग्वेज के, दोनों 300 अंकों के, क्वालिफाई करने हैं 25% अंकों के साथ। यदि आप दोनों ही परीक्षाओं में 25% अंक ले आते हैं तब जाकर के आपके आगे के जो पेपर होंगे वह चेक किए जाएंगे, क्योंकि वह मेरिट बनाने के लिए है। अगर आप यहीं पे फेल हो जाते हैं, 25% अंक नहीं लेकर के आते, तो आपकी आगे की परीक्षाओं को, आगे के प्रश्न पत्रों को चेक नहीं किया जाएगा, उनकी कोई जांच नहीं होगी, आपको यहीं से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और विदा करते हुए आयोग आपसे कहेगा कि अगले वर्ष के लिए तैयारी कीजिए। क्लियर है इतनी बात? इस प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये बात हुई 2 प्रश्न पत्रों की। इसके अलावा अभी 7 बाकी हैं, जो 7 मेरिट बनाने वाले हैं आपके आने वाले जो भी परीक्षा है, परीक्षा का पैटर्न है, उसके आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं हम इन 5 पेपर्स की। इसमें एक है एसए और बाकी 4 है जीएस। हर एक जीएस के पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सेटअप है सबका। इन 5 परीक्षाओं के बाद में आपके 2 होंगे, और ये 2 जो परीक्षा होंगी यह दोनों होती हैं आपकी वैकल्पिक विषय, जिनको हम लोग ऑप्शनल के रूप में जानते हैं। और आपकी रैंक जो निर्धारित करते हैं, यानी कि आप टॉप करेंगे या आप लीस्ट रह जाएंगे, यह मुख्य रूप से निर्धारित किया जाता है आपके निबंध लिखने के तरीके द्वारा और आपके ऑप्शनल के द्वारा, क्योंकि ये विशेष है आपके लिए। आप निबंध किस प्रकार से लिखते हैं आपकी सोच को दर्शाएगा, आपकी विशेषताओं को दर्शाएगा, आपकी दूरदर्शिता को दर्शाएगा। वहीं अगर यहां पर बात होगी ऑप्शनल की, तो आपका विशेष सब्जेक्ट है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आपने महारत हासिल की हुई है, आपने बहुत अच्छे समझा उस विषय को। जब अच्छे समझा है तो फिर अच्छे अंक भी लाने होंगे, यह भी जरूरी है, और इसके आधार पर ही आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चले जा सकते हैं, ये मामला है। 4 जीएस के लिए सब लोग लगभग सेम चीजें पढ़ते हैं और सेम चीजें ही लिखते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि लगभग सबको आसपास नंबर ही मिलते हैं, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। हाँ, कोई हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख दे तो थोड़े से अंक उसको फालतू मिलेंगे, कोई कम लिख दे रहा है, पैटर्न ठीक से फॉलो नहीं कर रहा तो कम अंक मिलेंगे, ये सब भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जितने भी विशेषज्ञ हैं सब एक्सपर्ट मानते हैं कि निबंध और ऑप्शनल की विशेष भूमिका होती है आपकी रैंक निर्धारित करने में। तो खास मेहनत कीजिएगा निबंध के ऊपर और ऑप्शनल के ऊपर, इसके लिए तैयार रहना। ये जितनी भी परीक्षाएं अब होने वाली हैं जो मेरिट निर्धारित करेंगी आपकी, हर परीक्षा 250 अंक की होंगी, हर एक 250 अंक की है। लेकिन किस परीक्षा में क्या है? निबंध आप समझ गए। निबंध में आपको ना टोटल मिलेंगे 8 विषय, 4 के खंड में 2 जगह विभाजित होते हैं, और 4 खंडों में विभाजित होने के बावजूद आपको हर एक खंड से मात्र एक ही अटेम्प्ट करना होता है। यानी कि आपको 2 ऐसे लिखने हैं, और 2 ऐसे लिखने का मतलब है कि 250 अंक का पेपर है, 125 अंक का आपको एक ऐसे लिखना होगा यहाँ पर। तो समझ लीजिए कि किस प्रकार से लिखना है, कितनी गहनता होनी चाहिए, कितने डायमेंशन उसके साथ जुड़े हुए होने चाहिए, कितनी चीजें आप कवर करेंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा पहले से। जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में आपको 4 पेपर देने हैं, 4 पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट। सबसे पहला जो जीएस 1 होता है, इसमें आपको बताना होता है भारतीय विरासत और संस्कृति, भारत का इतिहास और भूगोल तथा समाज के बारे में। मेनली इसमें यही है, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट है आपकी, पूरी आती है इसमें। साथ साथ जो ज्योग्राफी है वह कंप्लीट पूछी जाएगी, इंडिया भी और वर्ल्ड भी, साथ साथ समाज भी आपका यहाँ पर आता है, इंडियन सोसाइटी। तो यह बात रहती है जीएस 1 की, इस प्रकार से होता है। जीएस 1 के बाद जीएस 2 का पेपर होता है। इसको मुख्य रूप से हम लोग पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के रूप में जानते हैं। शासन व्यवस्था पूछी जाती है, संविधान पूछा जाएगा, शासन प्रणालियां पूछी जाएंगी, सोशल जस्टिस पूछा जाएगा और इंटरनेशनल रिलेशंस इसमें पूछे जाएंगे। यह पूरा पेपर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के ही इर्द गिर्द घूमता है, चाहे अपने देश की हो चाहे दूसरे देश की हो। पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, यही सब चीजें इसमें चलती है। जीएस 1 के अंदर कई सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया। लेकिन यहाँ के क्या है, हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ विषय अलग अलग दिख रहे हैं, हमारे को टॉपिक्स दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन सब पॉलिटी के आसपास ही घूम रहे हैं। इस विषय की एक खास बात यह है कि जितने भी लोगों का पीएसआईआर ऑप्शनल होता है ना, उनको बहुत ज्यादा लाभ देता है ये, क्योंकि पीएसआईआर ऑप्शनल में भी आपको यही सब चीजें करनी है, वहां पर आपको 2 ऑप्शनल में लिखनी है, वही सब चीजें आपको यहाँ लिखनी है। तो आप एक सब्जेक्ट को चूज करके अपने 3 पेपर की तैयारी कर लेते हैं, यह यहाँ पर खास बात देखने को मिलती है। ये भी 250 अंक का है, जितने अंक आप लाएंगे आपकी मेरिट निर्धारित हो जाएगी उसके आधार पर। सामान्य अध्ययन 3, जीएस पेपर 3, ये पेपर है हमारा टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक आता है इसमें, साथ साथ इकोनॉमी भी इसमें आती है, आर्थिक विकास, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी यानी कि एनवायरमेंट वाला जो टॉपिक है वह इसमें आएगा, साथ साथ सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसी के अंदर ही आता है। पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। और इस एग्जाम की खास बात यही है कि यह एग्जाम सिलेबस को पूरी तरह से डिफाइन करके ही लिया जाता है। बहुत सारे पेपर हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की खास बात यही है कि ये हर
हर एक चीज को पूरी तरह से बताता है कि कहां कहां हम क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, किस पेपर के अंदर कौन कौन से विषय शामिल है। हर एक चीज के ऊपर इन्होंने एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी करते हुए हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ताकि ये चाहते हैं कि बाद में कोई भी कुछ क्लेम ना कर पाए और जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनको पता हो कि हाँ हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसकी तैयारी करनी है। और इसीलिए जितने भी लोग तैयारी करते हैं जिनका सिलेक्शन अच्छे से होता है वो हमेशा सिलेबस अपने पास रखते हैं, सिलेबस को देखते हुए तैयारी करते हैं और वर्ष दर वर्ष वे यही चेक करते हैं साथ साथ में कि साल भर में महीने भर में हमने किस किस दौरान कितना कितना सिलेबस कवर किया है, किसी पेपर का हमारा कोई हिस्सा छूट तो नहीं रहा, हर एक चीज हम कवर कर ले रहे हैं या नहीं कवर कर ले रहे हैं, वो ये देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद GS4 होता है, ये होता है आपका एथिक्स का, एथिक्स एप्टीट्यूड वगैरह में टेस्ट किया जाता है। तो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, डिसीजन मेकिंग है, खासतौर पे अगर आप अधिकारी बनते हैं तो कब कहाँ कैसे कैसे फैसले लेंगे, कौन कौन से डिलेमास देखने को मिलते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उसके विचार वगैरह जो भी चीजें हैं, सत्य क्या है, ईमानदारी क्या है आपके लिए, सत्यनिष्ठा क्या है, यह इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके लिए विशेष बुक मार्केट में अवेलेबल है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। संस्कृति आई इसमें प्रॉपर क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है हर एक विषय के लिए, यह सभी चीजें भी आपको तैयार रखनी है। तो इस प्रकार से होते हैं ये हमारी 5 अलग अलग प्रश्न पत्र, निबंध, साथ में 4 GS, सब मेरिट के लिए खास है। इतना क्लियर है एग्जाम पैटर्न में। इसके बाद क्या होगा कि जब आप इन सभी परीक्षाओं को देंगे तो इसके साथ साथ आपको 2 ऑप्शनल भी देने हैं। ऑप्शनल आपसे शुरुआत में ही पूछ लिया जाता है कि आपका वैकल्पिक विषय क्या रहेगा, तो आपको उसी के आधार पर तैयारी करनी होती है। कुछ भी हो सकता है किसी का, लेकिन जो भी आपका वैकल्पिक विषय होगा उसके लिए अंक समान है। कितने अंक हैं? वही 250 अंक ही हैं। ऑप्शनल आपका विशेष सब्जेक्ट है, चूज कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, अपने आपको बेहतर से बेहतर प्रदर्शित करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपकी रैंक को बहुत अधिक बढ़ा सकता है यही सब्जेक्ट। ऐसे और ऑप्शनल जैसे कि आपको मैं लगातार बताता हुआ आ रहा हूं। अब देखिए, ये 2 परीक्षाएं हो गई, 4 GS की हो गई, 1 essay की हो गई। मेंस में टोटल मैंने आपको बताया कि कितनी परीक्षा है मेंस में, 9। इसके अलावा सिर्फ लैंग्वेज वाली जो है क्वालिफाई करनी है 2। इसके बाद 1 हो गया essay का हमारा, और GS के हो गए 4, और बाद में फिर ऑप्शनल हो गए हमारे पास में 2। ऊपर लैंग्वेज वाले हटा दें, मेरिट में काम नहीं करेगा, ये सब हमारे मेरिट में काउंट होंगे, ऐसे GS और ऑप्शनल। अगर हम इन सभी सब्जेक्ट को कैलकुलेट करते हैं कि कितने अंक बन रहे हैं कुल, तो यह कुल बनाते हैं 1750 अंक। 1750 अंक की परीक्षा आपने मेरिट के लिए दे ली, लेकिन इतने पे मेरिट निर्धारित नहीं होगी, क्योंकि अभी परीक्षा का तीसरा चरण बाकी है, जहां आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट टेस्ट होता है कि आपकी नॉलेज क्या है, तो नॉलेज के लिए ना नहीं माना था, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जितने एक्सपर्ट हैं सब यही बताते हैं कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसका मतलब यही है कि आप किस विषय के लिए क्या सोचते हैं, किस जगह आपका क्या विचार है, किस विषय को लेकर के, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हो, समाज में परिवर्तन करना हो, या समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, उनकी स्थिति में सुधार करना हो, आपकी दृष्टि क्या कहती है, आपका क्या विचार है। अगर आपको डिसीजन मेकिंग का मौका मिलेगा आने वाले समय में, तो आप किस प्रकार के डिसीजन लेंगे, ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में निर्धारित की जाती हैं, और वहीं पे ही देखा जाता है कि हाँ क्या क्या स्थिति है आपकी। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है यह होता है आपका 275 मार्क्स का। आपके मेंस के सभी सब्जेक्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट के 275 मिलकर के बनाते हैं 2025 अंक। और इस 2025 अंक में से आप जितने अंक लेकर के आएंगे वह बताएंगे कि आपको कौन सी सर्विस मिलने वाली है, IAS मिलेगी या कोई और सर्विस, ये आपको इसके आधार पर ही पता लगेगा। एक खास बात आपको और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि ये जो 2025 अंक है ना, आप सोच रहे होंगे पूरे लाने होते हैं, तो देखिए जो बड़े से बड़ा टॉपर भी होगा ना, किसी की भी मार्कशीट उठा के देख लीजिएगा, अब तक की देख लीजिएगा पूरे इतिहास में, 2025 अंक की होती है पूरी परीक्षा आपकी मेरिट निर्धारित करने के लिए। लेकिन जो हमारा फर्स्ट रैंक होल्डर भी होता है ना, अगर आप उसके मार्क्स चेक करोगे लगभग 55% करीब होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 80%, 90%, 95% स्कूल वाले टॉपर, नहीं, लगभग अंक कितने ही होते हैं, 55% ला करके आप पूरे देश की सबसे बड़ी परीक्षा के अंदर टॉप कर जाते हैं। इस प्रकार से होती है परीक्षा। वहीं एक खास बात और मैंने आपको बताई कि यह जो परीक्षा होती है वह होने वाली है आपकी बार 1056 सीटों के लिए, यानी कि सिर्फ इतने ही लोगों को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। आपको मैंने बताया कि प्री लिखने के लिए जितने भी लोग आए, लाखों की संख्या में आए, लेकिन 12 से 13 गुना को ही मुख्य परीक्षा में मौका मिलेगा। अब मुख्य परीक्षा से कितने लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप पर्सनालिटी टेस्ट में आइए, आकर के अपनी पर्सनालिटी यहां पर दिखाइए, बेस्ट से बेस्ट खुद को प्रेजेंट कीजिए, बाद में आप सिलेक्ट हो जाइए। तो देखिए आयोग ने इसके लिए भी क्लियर किया हुआ है कि मेंस जितने भी लोग लिखें, 12 से 13 गुने लिखेंगे वैसे तो उसमें, लेकिन हम पर्सनालिटी टेस्ट के लिए लगभग 2 गुना को ही बुलाएंगे।
लगभग 2 गुना का मतलब ये है कि एक सीट पे या तो 2 लोग रहेंगे या फिर एक सीट के लिए 3 लोग रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे हम कुछ भी। इतने पे ही हर एक चीज हम क्लियर कर देंगे और इंटरव्यू के बाद में, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद में हम जल्द से जल्द फिर रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे, और ऐसा ही होता भी है। तो यह है हमारा यूपीएससी का पूरा पैटर्न। तीनों चरण की सभी परीक्षाएं कैसे कैसे हो रही हैं, किसका क्या क्या अर्थ है, कहां कहां पे क्या क्या पूछा जा रहा है, किस आधार पे होगी आपकी मेरिट निर्धारित, हर एक बात मैंने आपको यहां क्लियर कर दी है। जो चीजें बेहद समझने वाली महत्वपूर्ण है कि प्रीलिम्स के अंदर एक पेपर क्वालिफाइंग है, 33% लाना है, लेकिन जरूरी है फिर भी। ठीक उसी प्रकार मेंस में 2 लैंग्वेज के पेपर हैं, क्वालिफाइंग है, 25% लाना है, लेकिन उस सबके बावजूद जरूरी है। अगर वहां पास नहीं होगे तो आपके जो मेन एग्जाम है, जो आपकी मेरिट बनाएंगे, उनको चेक ही नहीं करेगा आयोग। और आप कितनी ही मेहनत कर लें वर्ष भर अपने बाकी सभी परीक्षाओं के लिए, अगर आप वहां से नहीं निकल पाए हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है किसी चीज का, क्योंकि आपकी बाकी जो एग्जाम है वह जांच ही नहीं होगी, उनकी चेक ही नहीं होंगे, चाहे आपने बेहतर से बेहतरीन लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज के लिए। यह रही बात पूरे एग्जाम पैटर्न की। तो इस प्रकार का है यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न। अगर आपको इस सब चीजों को जानने के बावजूद कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे हम लोग इसके साथ ही आपके साथ प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा डिस्कस करते हैं और मेंस का सिलेबस पूरा डिस्कस करते हैं। हर एक चीज आपको बढ़िया से समझाते हैं ताकि आप लोग को अपनी परीक्षा के लिए कोई डाउट नहीं रहे। हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना भी नहीं जाना है। थैंक यू सो मच।